हेलो एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं साहित्य परिवार। साहित्य परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नई क्लास लेकर आया हूँ जिसमें हम लोग चंद्रगुप्त नाटक को पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त नाटक हमारे सिलेबस में लगी हुई है तो इसीलिए इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। देखो, चंद्रगुप्त नाटक में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसके मुख्यांश कथन को देखेंगे, महत्वपूर्ण उदाहरण है, समीक्षा है, गीत है और इसमें अंक कितने हैं, पात्र परिचय में कौन कौन से है, इन सब को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक। यूनिट 8 यूसीनेट 11 में यूनिट 8 में हिंदी नाटक लगा हुआ है और जो नाटक हमारे सिलेबस में लगी हुई है उस नाटक हम लोग पढ़ रहे हैं। मैंने अब तक ये अंधेर नगरी नाटक को और स्कंदगुप्त नाटक को, दो नाटक को करा दिया है। आप लोग अगर नहीं देखा इसको तो उसको भी देख लीजिएगा। तो चंद्रगुप्त नाटक देखो, इसका प्रकाशन वर्ष 1931 है। सबसे पहले आप कोई भी रचना पढ़ते हैं, चाहे कहानी हो चाहे उपन्यास हो, उसका जो प्रकाशन वर्ष है वो इम्पोर्टेंट है। चंद्रगुप्त नाटक का जो प्रकाशन वर्ष क्या 1931 है, तो ये आपको याद रहना ही चाहिए। और इसके रचनाकार कौन है, तो वह है जयशंकर प्रसाद। ये दो इम्पोर्टेंट है। अगर कोई भी नाटक पढ़ते हैं तो इसका प्रकाशन वर्ष और उसके नाटककार कौन है, तो वो है जयशंकर प्रसाद। तो चंद्रगुप्त नाटक हम पढ़ रहे हैं। तो चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष 1931 है और इसके नाटककार कौन है, वो है जयशंकर प्रसाद। ठीक, चलिए हम लोग नाटक को शुरू करते हैं। देखो, हम लोग को कौन कौन सा नाटक पढ़ना है उसको देख लेते हैं। देखो, अंधेर नगरी मैंने करा दिया है, भारत दुर्दशा बाकी है, चंद्रगुप्त मैं आज करा रहा हूँ, स्कंदगुप्त मैंने करा दिया है, ध्रुव स्वामी नाटक बाकी है, अंधायुग ये धर्मवीर भारतीय का है, इसको मैं मतलब कि जल्दी आपको कराऊंगा। सिंदूर की होली, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का है, आगरा बाजार हबीब तनवीर का है, बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है, एक करोड़ द्रोणाचार्य शंकर शेष का, अंजू दीदी उपेंद्र नाथ का, महाभोज ये मनु भंडारी का नाटक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कौन कौन से नाटक हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं, यहाँ पे मैंने रखा है। चंद्रगुप्त नाटक अगर इसकी बात करें तो 1931 इसका प्रकाशन वर्ष है और जयशंकर प्रसाद इसके नाटककार हैं। इसमें 4 अंक हैं। महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण ये है, चंद्रगुप्त नाटक में कितने अंक हैं, 4 अंक हैं। पहला अंक में कितना दृश्य है, 11 दृश्य हैं। दूसरे अंक में कितने दृश्य हैं, 10 दृश्य हैं। तीसरे अंक में कितने दृश्य हैं, 9 दृश्य हैं और चौथे अंक में कितने दृश्य हैं, 14 दृश्य हैं। ठीक, कुल मिला के 44 दृश्य हैं चंद्रगुप्त नाटक में। इम्पोर्टेंट क्या है, चंद्रगुप्त नाटक में कितने दृश्य, कितने अंक हैं, 4 अंक हैं और कितने टोटल दृश्य हैं, टोटल कितने दृश्य हैं, 44 टोटल दृश्य हैं। पहले अंक में कितने दृश्य हैं, 11, दूसरे अंक में 10, तीसरे अंक में 9 और चौथे अंक में 44 दृश्य, 14 दृश्य। ठीक, देखो, सन 1912 ईस्वी में कल्याणी परिणय का प्रकाशन नागरिक प्रचारणी पत्रिका में हुआ। चंद्रगुप्त नाटक कल्याणी परिणय का ही परिवर्तित रूप है। जो चंद्रगुप्त नाटक है उसको पहले कल्याणी परिणय के नाम से भी जाना जाता था और कल्याणी परिणय का ही परिवर्तित रूप कौन सा है, चंद्रगुप्त नाटक है। प्रसाद का नाटक चंद्रगुप्त का प्रकाशन सन 1933 ईस्वी में अभिनव चंद्रगुप्त के नाम से भी किया गया है। देखो, यहाँ पे क्या है, इम्पोर्टेंट है कि चंद्रगुप्त नाटक, सिर्फ चंद्रगुप्त नाटक पूछे कि उसका प्रकाशन वर्ष क्या है तो 1931 है, लेकिन अब पूछे प्रसाद का नाटक चंद्रगुप्त, मतलब प्रसाद का जो नाटक है अभिनव चंद्रगुप्त, उसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो इसका प्रकाशन वर्ष 1933 है। कन्फ्यूज नहीं होना है, सिर्फ चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष पूछे तो 1931 है। और अभिनव चंद्रगुप्त की अगर बात करें कि अभिनव चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो वह है 1933। ठीक, इसमें 25 वर्षों की भूमिका का इतिहास है। 25 वर्ष की भूमिका का इतिहास है। सिकंदर के आक्रमण से शुरू करके सेल्यूकस की संधि तक का विस्तार इसमें किया गया है, किसमें, चंद्रगुप्त नाटक में। अब देखो, इसके पुरुष पात्रों को देख लेते हैं। इनमें से कौन से पुरुष पात्र हैं, चाणक्य जो मौर्य साम्राज्य का निर्माता है, चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट है, नंद मगध सम्राट है, राक्षस मगध का अमात्य है, शकटार मगध का मंत्री है, आम्बिक ये तक्षशिला का राजकुमार है, सिंहरण मालवगढ़ मुख्य का कुमार है, पर्वतेश्वर पंजाब का राजा पोरस है। देखो, आपको कंफ्यूज हो सकता है क्योंकि स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त में थोड़े एक आध मतलब कि 2-4 पात्र जो है मिलते जुलते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, अच्छे से
ये सब चीज़ तो आपको खुद से ही याद रखनी है, ये कोई ट्रिक नहीं है, ठीक ना। ये सब चीज़ तो आपको याद रखनी है। एक बार फिर से रिवीजन कराता हूँ। चाणक्य मौर्य साम्राज्य का निर्माता, चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट, नंद मगध सम्राट, राक्षस मगध का अमात्य, सकटार मगध का मंत्री, आम्बिक तक्षशिला का राजकुमार, सिंहरण मालवगढ़ मुख्य का कुमार और पर्वतेश्वर पंजाब का राजा पोरस। मौर्य सेनापति ये चंद्रगुप्त का पिता है। मेगस्थनी ये यवनदूत है। गंधार नरेश आम्बिक का पिता। सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति। दंडयान एक तपस्वी। सिकंदर ग्रीक विजेता। फिलिप्स सिकंदर का क्षत्रप। अब चंद्रगुप्त नाटक के स्त्री पात्रों के नाम देख लेते हैं। यहाँ पे स्त्री पात्रों के नाम है अलका जो तक्षशिला की राजकुमारी है, सुवासिनी जो सकटार की कन्या है, कल्याणी मगध की राजकुमारी है, नीला और लीला ये कल्याणी की सहेली है, मालविका ये सिंधु देश की राजकुमारी है, कार्नेलिया सिलुकस की कन्या है और एलिसी कार्नेलिया की सहेली है। तो ये होगा स्त्री पात्र। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। देखो पहला अंक में 11 दृश्य कौन कौन से है, अब उसको देखते हैं। पहला दृश्य कि तक्षशिला के गुरुकुल का मठ, चाणक्य और सिंहरण। 2 में कि मगध सम्राट का विलास कानन। 3 में कि पाटलिपुत्र में एक भग्न कुटीर। 4 में कुसुमपुर के सरस्वती मंदिर के उपवन का पथ। 5 है कि मगध में नंद की राज्यसभा, राक्षस और सभासदों के साथ नंद। 6 में कि सिंधु तट पर अलका और मालविका। 7 में कि मगध का बंदी गृह। 8 में कि गंधार नरेश का प्रकोष्ठ, चिंता युक्त राजा प्रवेश करते हुए। 9 में पर्वतेश्वर की राज्यसभा और 10 में कानन पथ में अलका। 11 में सिंधु तट पर दंडयान का आश्रम। अब दूसरा अंक में 10 दृश्य है और 10 दृश्य कौन कौन से उसको देख लेते हैं। 1 में लिखा है उद्भांड में सिंधु के किनारे ग्रीक शिविर के पास वृक्ष के नीचे कार्नेलिया। 2 में कि झेलम तट के वन पथ में चाणक्य चंद्रगुप्त और अलका। 3 में कि युद्ध क्षेत्र में सैनिकों के साथ पर्वतेश्वर। 4 में कि मालव में सिंहरण के उद्यान का एक अंश। देखो इम्पोर्टेंट मैं क्यों इसको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आने लगे हैं। आप लोग अगर इसको अच्छे से नहीं ध्यान में रखेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो मतलब कि जब प्रश्न यहाँ से आएगा तो आप नहीं कर पाएंगे। तो आप इसको भी अच्छे से पढ़िए और याद रखिए। 5वां कि बंदी गृह में घायल सिंहरण व अलका। 6 में कि मालवों के स्कंधावार में युद्ध परिषद। 7 में पर्वतेश्वर का प्रसाद। 8 में कि रावी के तट पर सैनिकों के साथ मालविका और चंद्रगुप्त नदी में दूर पर कुछ नावें। 9 में कि शिविर के समीप कल्याण और चाणक्य। 10 में कि मालव दुर्ग का भीतरी भाग। 1 शून्य पर कोटा। यहाँ पे तीसरा अंक लिखा है 9 दृश्य। तीसरा अंक में क्या है, 9 दृश्य है। 1 में विपाशा तट का शिविर, राक्षस टहलता हुआ। 2 में कि रावी तट की उत्सव, शिविर का एक पथ, पर्वतेश्वर अकेले टहलते हुए। 3 में कि रावी के तट पर सिकंदर का बेड़ा प्रस्तुत है, चाणक्य और पर्वतेश्वर। 4 में कि पथ में चर और राक्षस। 5 में कि मगध की रंगशाला में नंद का प्रवेश। 6 में कि कुसुमपुर का प्रांत भाग, चाणक्य मालविका और अलका। 7 में कि नंद के राज मंदिर का एक प्रकोष्ठ। 8 में कि कुसुमपुर के प्रांत पथ में चाणक्य और पर्वतेश्वर। 9 में कि नंद की रंगशाला, सुवासिनी और राक्षस बंदी वेश में। चौथा अंक में 14 दृश्य हैं। 1 में है कि मगध के राजकीय उपवन में कल्याणी। 2 में एक पथ में राक्षस और सुवासिनी। 3 में कि परिषद गृह। 4 में प्रकोष्ठ में चंद्रगुप्त। 5 में प्रभातो राज मंदिर का एक प्रांत। 6 में सिंधु तट पर पर्ण कुटीर में चाणक्य और कात्यायन। 7 में कपिशा में एलेक्जेंड्रिया का राज मंदिर, कार्नेलिया और उसकी सखी का प्रवेश। 8 में कि पथ में चंद्रगुप्त और सैनिक। 9 में कि गृह शिविर। 10 में कि युद्ध क्षेत्र के समीप चाणक्य और सिंहरण। 11 में कि शिविर का एक अंश, चिंतित भाव से राक्षस का प्रवेश।
12 में कि पथ में साइबर्टियस और मेगास्थनीज। 13 में कि दंडयान का तपोवन, ध्यानस्थ चाणक्य, भयभीत भाव से राक्षस और श्वासनी का प्रवेश। 14 में कि राज्यसभा, एक और सपरिवार चंद्रगुप्त और दूसरी ओर से साइबर्टियस, मेगास्थनीज, एलिस तथा कार्नेलिया के साथ सेल्यूकस का प्रवेश, सब बैठते हैं। तो ये तो हो गया 44 दृश्य। ठीक ना, हमने पहला अंक को पढ़ लिया, दूसरे अंक को पढ़ लिया, फिर तीसरे अंक के जो 9 दृश्य उसको देख लिया, फिर चौथे अंक के जो 14 दृश्य हैं उसको देख लिया। अब हम लोग समीक्षा को पढ़ेंगे, या हम कह सकते हैं कि सार को पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त नाटक का पूरा ये सार है, उसको पढ़ेंगे। देखो ये कहाँ से लिया गया है, तो ये हिंदी का गद्य साहित्य जो डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की बुक है वहाँ से लिया गया है। लिखा है कि चंद्रगुप्त का कथानक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाओं, अलचंद्र का आक्रमण, नंदवंश का नाश, सेल्यूकस का पराभव चंद्रगुप्त की प्रतिष्ठा के आधार पर निर्मित है। कार्य व्यापार के 2 प्रमुख केंद्र हैं, मगध और तक्षशिला। देखो चंद्रगुप्त कथा में जो प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाएं कौन कौन से, एक है अलचंद्र का आक्रमण, नंदवंश का नाश, सेल्यूकस का प्रभाव और चंद्रगुप्त की प्रतिष्ठा, ये 4 हैं। ठीक, और कार्य व्यापार के जो 2 प्रमुख केंद्र कौन कौन से, एक मगध है और तक्षशिला है। इम्पोर्टेंट ये है। देखो मगध में नंद विलासी और अत्याचारी हैं। जो नंद क्या है वो विलासी और अत्याचारी है। शकटार, चाणक्य, चंद्रगुप्त उसके विरोधी हैं। कौन कौन विरोधी है? नंद के विरोधी कौन कौन है? शकटार है, चाणक्य और चंद्रगुप्त है। सिक्का खींची जाने पर चाणक्य नंदवंश के नाश की प्रतिज्ञा करता है। उधर पश्चिम में सिकंदर का आक्रमण होता है। पर्वतेश्वर सिकंदर का सामना करता है। आंबिक सिकंदर से मिल जाता है। पर्वतेश्वर और सिकंदर में संधि हो जाती है। तक्षशिला के गुरुकुल में चंद्रगुप्त, मालव राजकुमार, सिंहरण गंधार का राजकुमार आंबिक और राजकुमारी अलका तथा चाणक्य एक दूसरे से परिचित हो चुके हैं। चाणक्य की नीति के परिणाम स्वरूप मालव राजकुमार सिंहरण तथा शूद्रक गढ़ राज्य मिलकर चंद्रगुप्त के नेतृत्व में अलचंद्र की भीषण प्रतिरोध करते हैं। वह घायल होता है और लौट जाता है। गांधार राजकुमारी अलका भाई का विरोध करके इन लोगों के साथ है। उसका सिंहरण से ब्याह होता है। अब चंद्रगुप्त का व्यक्तित्व निखर उठता है। वह मगध कुमारी कल्याणी, ग्रीक कुमारी कार्नेलिया तथा सिंधु देश की स्वर्गीय कुसुम मालविका तीनों के आकर्षण का केंद्र बनता है। चाणक्य आधे मगध का लोभ देकर किसको? प्रवर्तक को अपनी ओर कर लेता है। विद्रोह की तैयारी पूरी होने पर मगध नरेश की राज्यसभा में चाणक्य, शकटार, चंद्रगुप्त पहुंचते हैं। नंद का एकमात्र सहायक मंत्री राक्षस चाणक्य की कूटनीति तथा नंद की मूर्खता के कारण नंद द्वारा पहले ही बंदी बना लिया गया है। इससे प्रजा में असंतोष है। शकटार नंद की हत्या करता है। पर्वतेश्वर कल्याणी द्वारा मारा जाता है। साथ ही वह भी आत्महत्या कर लेती है। राक्षस दक्षिणा पंथ से लौटते हुए चंद्रगुप्त को मारने का कुचक्र रचता है। बेचारी मालविका जो चंद्रगुप्त की प्रेमिका है, इस कुचक्र से चंद्रगुप्त की रक्षा करते हुए स्वयं आत्माहुति दे देती है। सेल्यूकस भारत पर आक्रमण करता है। आंबिक चंद्रगुप्त से मिल जाता है। सेल्यूकस हार जाता है। उसकी पुत्री कार्नेलिया और चंद्रगुप्त का ब्याह होता है। राक्षस प्रधान मंत्रित्व ग्रहण करता है। चाणक्य वन में चला जाता है। तो यह इस कहानी की पूरा सारांश। अब देखो, अब महत्वपूर्ण पंक्तियों को देख लेते हैं। यहाँ पे हमने मतलब अंक ये पात्र को देख लिया, फिर मतलब कि कौन कौन से दृश्य उसको देख लिया। अब हम लोग महत्वपूर्ण पंक्तियों को चलेंगे। यहाँ पे चाणक्य की महत्वपूर्ण पंक्ति है। देखो मैंने क्या किया है कि चाणक्य की जितनी भी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं, चाहे अंक 1 में हो, चाहे 2 में, चाहे 3 में हो,
मैंने सारी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ जो है वो एक ही साथ रख दी है। देखो चाणक्य की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ कि राजकुमार ब्राह्मण न किसी राज्य में रहता है न किसी अन्य से पलता है, स्वराज में विचरता है और अमृत होकर जीता है, यह तुम्हारा मिथ्या गर्व है। ब्राह्मण सब कुछ समर्थ रहने पर भी स्वेच्छा से इन माया स्तूपों को ठुकरा देता है, प्रकृति के कल्याण के लिए अपने ज्ञान का दान देता है। चाणक्य की पंक्तियाँ। फिर चाणक्य की पंक्ति यहाँ पे कि बालकों की सी चपलता दिखलाने का यह स्थल नहीं है, तुम लोगों को समय पर शस्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा, परंतु अकारण रक्तताप नीति विरोध है। फिर यहाँ पे इनकी पंक्ति चाणक्य की, परंतु मेरी भूमि मेरी कृति वही मिल जाए तो मिल जाए, मैं शास्त्र व्यवसाय न रहूँगा, मैं कृषक बनूंगा, मुझे राष्ट्र की भलाई बुराई से क्या। फिर यहाँ पे चाणक्य की पंक्तियाँ कि प्रमाद में मनुष्य कठोर सत्य की भी अनुभव नहीं करता। ये इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ हैं, सब जो एग्जाम में पूछी जा सकते हैं। फिर यहाँ पे चाणक्य की पंक्तियाँ कि लोहा और सोना के सामने सर झुकाने के लिए हम लोग ब्राह्मण नहीं बने हैं। फिर यहाँ पे चाणक्य की पंक्तियाँ कि मैं लेखक नहीं हूँ, कात्यायन शास्त्र प्रेरता हूँ, व्यवस्थापक हूँ। फिर चाणक्य की पंक्तियाँ कि भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहूँगा। समझे, इम्पोर्टेंट ये है, ठीक ना, कि मैं भाषा को ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहूँगा। समझे, मैं कुत्ता साधारण युवक और इंद्र को कभी एक सूत्र में बांध नहीं सकता। ये चाणक्य की पंक्ति हैं, लगभग में सारी चाणक्य की पंक्तियाँ हैं। फिर यहाँ पे लिखा कि ब्राह्मणत्व एक सार्वभौमिक शाश्वत बुद्धि वैभव है, वह अपनी रक्षा के लिए और सेवा के लिए इतर वर्णों का संगठन कर लेगा। फिर यहाँ पे लिखा स्वच्छ हृदय भीरु कायरों का शिवंचक शिष्टता नहीं जानता, अनार्य देशद्रोही आम्भिक चंद्रगुप्त रोटियों की लालच या घृणाजनक लोभ से सिकंदर के पास नहीं आया है। फिर यहाँ पे भी चाणक्य की पंक्तियाँ कि जब काली घटाओं से आकाश घिरा हो, रह रहकर बिजली चमक जाती हो और आषाढ़ का आरंभिक दिन हो, तब किस बात की संभावना करनी चाहिए। देखो ये इम्पोर्टेंट लाइन है। क्यों इम्पोर्टेंट लाइन है? क्योंकि अगर आपने ध्यान से इसको नहीं पढ़ा है तो आप लोग को लगे कि ये जो पंक्ति है वो आषाढ़ के एक दिन नाटक का है। अब क्यों आषाढ़ के एक दिन नाटक लगेगा? क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा है कि जब काली घटाओं से आकाश घिरा हो, रह रहकर बिजली चमक जाती हो और आषाढ़ का आरंभिक दिन, यहाँ पे लिखा ना आषाढ़ का आरंभिक दिन, तब किस बात की संभावना करनी चाहिए। तो ये चाणक्य की पंक्ति है और ये चंद्रगुप्त नाटक का ये जो है पंक्ति है, चंद्रगुप्त नाटक की पंक्ति है और चाणक्य की पंक्ति है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग कन्फ्यूजन ना होइएगा, ठीक ना। ब्राह्मण राज करना नहीं जानता, करना भी नहीं चाहता। हाँ, वह राजाओं का नियमन करना जानता है, राजा बनना जानता है। चाणक्य की पंक्ति है। फिर यहाँ पे लिखा है कि मनुष्य अपनी दुर्बलता से भली भांति परिचित रहता है, परंतु उसे अपने बल से भी अवगत रहना चाहिए। असंभव कहकर किसी काम को करने से पहले कर्म क्षेत्र में कांप कर लड़खड़ाओ। चाणक्य की पंक्ति है। और यहाँ पे लिखा है कि समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है तब तक फूल कुमला जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन ये है, एग्जाम में पूछा भी गया था ये वाला। फिर यहाँ पे चाणक्य की पंक्तियाँ कि महत्वाकांक्षा की मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। और लिखा है कि दो बालुकापूर्ण कगारों के बीच में एक निर्मल स्रोत शिवनी का रहना आवश्यक है। ये सारा के सारा जितना भी यहाँ पे पंक्ति है किसकी है, वो चाणक्य की पंक्ति है। चाणक्य की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ सब एक ही जगह मैंने उठाकर रख दिया है, तो आप लोग को याद करने में थोड़ा आसानी रहेगी, इसीलिए मैंने एक ही जगह उठाकर रख दिया है। अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि नहीं ये अच्छा है। अब आते हैं सिंहरण की प्रमुख पंक्तियाँ किसकी है, सिंहरण की। यहाँ पे सिंहरण की प्रमुख पंक्तियाँ हैं। लिखा कि आर्य मालवों को अर्थशास्त्र की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी अस्त्र शास्त्रों की है। सिंहरण की प्रमुख पंक्तियाँ हैं कि आर्य मालवों को अर्थशास्त्र की उतनी आवश्यकता नहीं है
जितनी अस्त्र शास्त्रों की है। फिर यहाँ पे सिंहरण की पंक्ति है कि आर्यवर्त का भविष्य लिखने के लिए कुचक्र और प्रताड़ना की लेखनी और मसी प्रस्तुत हो रही है। उत्तरापथ के खंड राज्य द्वेष से जर्जर हूँ, शीघ्र अचानक विस्फोट होगा। सिंहरण की पंक्ति है, विनम्रता के साथ निर्भीक होना मालवों का वंशानुगत चरित्र है। ये भी सिंहरण की पंक्ति है। एक अग्नि में गंधक का स्रोत आर्यवर्त के लोह अस्त्रगार में घुसकर विस्फोट करेगा। चंचला रणलक्ष्मी इंद्रधनुषी विजया माल हाथ में लिए उस सुंदर नील लोहित प्रलय जलद में विचरण करेगा और वीर हृदय मयूर से नाचेंगे। फिर यहाँ पे सिंहरण की पंक्ति है कि मानव कब दानव से भी दुर्दांत, पशु से भी बब्बर और पत्थर से भी कठोर करुणा के लिए निर्वाकाश हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूँगा, फिर चिंता किस बात की। मैं जीवन और मरण में तुम्हारा संग न छोड़ने का प्रण किया है। किसका है ये पंक्तियाँ सिंहरण की पंक्तियाँ कि मैंने जीवन और मरण में तुम्हारे संग न छोड़ने का प्रण किया है। अब यहाँ पे अलका की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ यहाँ पे अलका लिखा कि जिसका जो मार्ग है उस पर वह चलेगा। तुमने अंधकार चेष्टा की थी, देखता हूँ कि प्रायः मनुष्य दूसरे को अपने मार्ग पर चलाने के लिए रुक जाते हैं और अपना चलना बंद कर देते हैं। किसकी पंक्ति हैं? अलका की पंक्ति हैं कि जिसका जो मार्ग है उस पर वह चलेगा। तुमने अंधकार चेष्टा की थी, देखता हूँ कि प्रायः मनुष्य दूसरे को अपने मार्ग पर चलाने के लिए रुक जाता है और अपना चलना बंद कर देता है। फिर यहाँ पे अलका की पंक्ति है कि मालव वीर, तुम्हारे मनोबल में स्वतंत्रता है और तुम्हारी दृढ़ भुजाओं में आर्यवर्त के लक्षण की शक्ति। तुम्हें सुरक्षित रहना चाहिए। फिर यहाँ पे अलका की पंक्ति है कि मेरा देश है, मेरे पहाड़ हैं, मेरी नदियाँ हैं और मेरे जंगल हैं। इस भूमि के एक एक परमाणु मेरे हैं और मेरे शरीर की एक एक क्षुद्र अंश उन्हीं परमाणु के बने हैं। फिर मैं कहाँ जाऊँगी यवन। ये अलका की पंक्ति है। फिर यहाँ पे अलका की पंक्ति है कि मैं राजभवनों से डरती हूँ क्योंकि उनके लोभ से मनुष्य आजीवन मानसिक कारावास भोगता है। फिर अलका की पंक्तियाँ कोमला से पर लेटे रहने की प्रत्याशा में स्वतंत्रता विसर्जन करना पड़ता है। अब यहाँ पे चंद्रगुप्त की पंक्ति है, वहाँ पे चाणक्य की पंक्ति देखी, फिर सिंहरण की पंक्ति, उसके बाद अलका की यहाँ पे चंद्रगुप्त की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। चंद्रगुप्त लिखा कि आर्य समाज भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। सिंहरण मेरा आत्मीय है, मित्र है, उसका मान मेरा मान है। ये चंद्रगुप्त की पंक्ति है। फिर यहाँ पे चंद्रगुप्त की पंक्तियाँ कि स्वच्छ हृदय भीरु कायरों की सी वंचक शिष्टता नहीं जानता। अनार्य देशद्रोही आम्बिक चंद्रगुप्त रोटियों की लालच या घृणाजनक लोभ से सिकंदर के पास नहीं आया है। फिर यहाँ पे चंद्रगुप्त की पंक्तियाँ कि यवन लोग आर्यों की रणनीति से नहीं लड़ते हैं, वे हामी लोगों के युद्ध हैं जिनमें रणभूमि के पास ही कृषक स्वच्छंदता से हल चलता है। यवन आतंक फैलाना जानते हैं और उसे अपनी रणनीति का प्रधान अंग मानते हैं। चंद्रगुप्त की पंक्ति है। यहाँ पे नंद की पंक्ति है कि मैं ब्राह्मण से अधिक इन सुंदरियों की कुटिल कटाक्षों से डरता हूँ। इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि मैं ब्राह्मण से अधिक इन सुंदरियों के कुटिल कटाक्षों से डरता हूँ। यहाँ पे सुवासिनी की पंक्ति की वेश्याओं के लिए भी एक धर्म की आवश्यकता थी। चलो अच्छा ही हुआ, ऐसे धर्म के अनुकूल पतितों की भी कमी नहीं। सुवासिनी की पंक्तियाँ कि नहीं प्रिय, मैं तुम्हारी अनुचरी हूँ, मैं नंद का विलास लीला का क्षुद्र उपकरण बनकर नहीं रहना चाहते। फिर कल्याणी की पंक्तियाँ कि पिताजी,
मैं पर्वतेश्वर के गर्व की परीक्षा लूँगी। मैं विशैल कन्या हूँ। उस क्षत्रिय को यह शिखर दूंगी कि राज कल्याणी कन्या किसी क्षत्राणी से कम नहीं। कल्याणी, ये भी इम्पोर्टेंट पंक्ति है ये वाली, कि पिताजी मैंने पर्वतेश्वर की गर्व की परीक्षा लूँगी। मैं विशैल कन्या हूँ। उस क्षत्रिय को भी यह सिखा दूंगी कि राज कल्याणी कन्या किसी क्षत्राणी से कम नहीं है। यहाँ पे कम है। हाँ, वरुरुचि लिखा है कि यहाँ पे एक राजा धीराज, जिस गुरुकुल में मैं स्वयं परीक्षा देकर स्नातक हुआ हूँ, उसके प्रमाण की भी पुनः परीक्षा अपने गुरुजन के प्रति अपमान करना है। फिर वरुरुचि का यहाँ पे कथन है कि मैं वार्तिक लिख रहा हूँ। चाणक्य, उसी के लिए तुम्हें सहकारी बनाना चाहता हूँ। तुम इस बंदी गृह से निकलो। कार्नेलिया की पंक्तियाँ कि उन दोनों में श्रृंगार और रौद्र का संगम है। वह भी कितना आकर्षण, कितना तरंग संकुल है। इस चंद्रगुप्त के लिए न उस साधु ने भविष्यवाणी की है भारत सम्राट होने की, उसमें कितनी विनयशील वीरता है। कार्नेलिया की पंक्तियाँ कि मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। इम्पोर्टेंट ये है कि मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। फिर कार्नेलिया की पंक्तियाँ कि यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी, ये भी इम्पोर्टेंट है कि यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार क्या है, ज्वालामुखी। फिर दंडयान का यहाँ पे है पंक्ति, हंसकर भूमा का सुख और उसकी महत्ता का जिसको आभास मात्र हो जाता है, उसके ये नश्वर चमकीले प्रदर्शन नहीं अभिभूत कर सकते हैं। फिर यहाँ पे दंडयान का पंक्तियाँ कि जिस वस्तु को मनुष्य दे नहीं सकता उसे लेने की स्पर्धा से बढ़कर दूसरा दंभ नहीं। मैं फल मूल खाकर अंजलि से जलपान कर तृण शैया पर आंख बंद किए सो रहता हूँ। न मुझसे किसी को डर है और न मुझको बरने का कारण है। तुम यदि हठात मुझे ले जाना चाहो तो केवल मेरे शरीर को ले जा सकते हो। मेरे स्वतंत्र आत्मा पर तुम्हारे देवपुत्र का भी अधिकार नहीं हो सकता। ये दंडयान की पंक्ति है। ये तीनों की तीनों किसकी पंक्ति हैं? दंडयान की, ये और ये दंडयान की पंक्तियाँ। फिर यहाँ पे दंडयान की पंक्ति, विजय तृष्णा का अंत पराभव में होता है। अलछिंद्र, राजसत्ता सुव्यवस्था से बढ़े तो बढ़ सकती है, केवल विजयों से नहीं, इसलिए अपने प्रजा के कल्याण में लगो। सेनापति की पंक्तियाँ यहाँ पे, स्त्री की अधीनता वैसे ही बुरी होती है, 30 पर युद्ध क्षेत्र में भगवान ही बचावे। फिर यहाँ पे सिकंदर की पंक्तियाँ कि आज मुझे जय पराजय का विचार नहीं, मैंने एक अलौकिक वीरता का स्वर्गीय दृश्य देखा है। होमर की कविता में पढ़ी हुई जिस कल्पना से मेरा हृदय भरा है उसे यहाँ प्रत्यक्ष देखा। ये सिकंदर की पंक्ति हैं, ठीक ना। तो ये थी चंद्रगुप्त नाटक की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। अब हम लोग उस नाटक के गीत पे चलते हैं। देखो, प्रथम अंक के सभी महत्वपूर्ण गीत यहाँ पे हैं। कौन कौन से गीत हैं? तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो, कि इम्पोर्टेंट गीत है ये। देखो, सारे के सारे इम्पोर्टेंट गीत इसमें हैं। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों, है लाज भरे सौंदर्य बता दो मौन बने रहते हो क्यों, मधुसरिता सो यह हंसी तरल अपनी पीते रहते हो क्यों, अब सांध्य मलय अकुलित तुकुल कलित हो जो छिपते हो क्यों। ये किसकी है? ये सुवासिनी का गीत है। निकल मत बाहर दुर्बल आह लगेगी तुझे हंसी का शीत, शरद निरत माला के बीच तरफ ले चपलासी भयभीत। ये राक्षस का गीत है। देखो, ये भी याद रखना है कि गीत किसका है? ये सुभाषिनी का गीत है। ये गीत किसका है? ये राक्षस का गीत है। अद्वितीय अंक महत्वपूर्ण गीत देख लेते हैं कौन कौन सा है। अरुणीय मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, मंदिर उगता रहते जब जग कर रजनी भर तारा, अरुणीय मधुमेह देश हमारा। ये कार्नेलिया का गीत है जो द्वितीय अंक में है। कार्नेलिया का द्वितीय अंक का गीत है ये। फिर यहाँ पे द्वितीय अंक के महत्वपूर्ण गीत कौन से और है? प्रथम यौवन मदिरा से मत,
प्रेम करने की को थी परवाह, और किसको देना है हृदय चिन्हने की न तनिक थी चाह। बेच डाला था हृदय अमोल, आज वह मांग रहा था दाम। वेदना मिली तुला पर तोल, उसे लोभ न ले बेकाम। ये अलका की पंक्ति हैं। बिखरी किरण अलका व्याकुल हो, विरस वदन पर चिंता लेख। छाया पथ में राह देखती, गिनती प्रणय अवधि की रेख। ये अलका के गीत हैं। ये दोनों के दोनों अलका के गीत हैं। फिर यहाँ पे तृतीयांक महत्वपूर्ण गीत देख लेते हैं। सुवासनी गाओ, वही उन्माद गाना। सुवासनी गाते कौन सा? आज इस यौवन की माधवी कुंज में कोकिल बोल रहा है। मधु पीकर पागल हुआ करता प्रेम प्रलाप, शिथिल हुआ जात हृदय जैसे अपने आप। लाज के बंधन खोल रहा, बिछल रही है चांदनी छवि मत वाली रात। कहती कपित अगर में बहकाने की बात, कौन मधुर मदिरा घोल रहा। ये सुवासिनी का गीत है जो तृतीय अंक में लगा हुआ है। चतुर्थ अंक की गीत है सुधा सीकर सी नहला दो, लहरें डूब रही है बस में, न जाए वे अपने बस में। रूप राशि इस व्यथित हृदय सागर को बहला दो। ये कल्याणी का गीत है। चतुर्थ अंक की कल्याणी का गीत है ये। और फिर यहाँ पे नफरत से मतलब कि गाना चलता है, गाते हैं कि कैसी कड़ी रूप की ज्वाला, पड़ता है पतंग सा इसमें मन होकर मतवाला। सांध्य गगन सी रागमयी है, बड़ी तीव्र है हाला, और लोह श्रृंखला से न कड़ी क्या, यह फूलों की माला। तो ये चतुर्थ अंक का गीत है जो नफरत से गाया जाता है। फिर यहाँ पे चतुर्थ अंक का गीत है कि मधु कब एक कली का है, पाया जिसमें प्रेम रस सौरभ और सुहाग। बेसुध हो उस कली से मिलता भर अनुराग, बिहारी कुंज गली का है। ये मालविका का गीत है। बज रही बंसी आठों याम की, अब तक गूंज रही है बोली प्यारे मुख अभिराम की। हुए चप्पल मृग नैन मोहवश, बजी बिबंची काम की। रूप सुधा के दो दृग प्यालों ने ही मति बेकाम की। बज रही बंसी आठों याम की। ये मालविका का गीत है। ये चतुर्थ अंक का गीत है, दोनों का दोनों मालविका का है। फिर यहाँ पे मालविका का गीत है कि चतुर्थ अंक की मालविका का गीत है कि ओ मेरी जीवन की स्मृति, ओ अंतर के आतुर अनुराग। बैठ गुलाबी विजन उषा में गाते कौन मनोहर राग। चेतन सागर उर्मिल होता यह कैसे कंपन में तान। यो अधीरता से न मीड़ लो, अभी हुए है पुलकित प्राण। कैसा है ये प्रेम तुम्हारा, युगल मूर्ति को बलिहारी। यह उन्मत्त विलास बता दो कुछ लेगा किसकी क्यारी। इस अनंत जल निधि के नाविक है मेरे अनंग अनुराग। पाल सुनहला बन तनित है स्मृति, यूं उस अस्तित्व में जाग। कहाँ ले चले कोलाहल में मुखरित तट को छोड़ सुदूर आह। तुम्हारे निर्दय डाणों से होते हैं लहरें चूर। देख नहीं सकते तुम दोनों चकित निराशा है भीमा। बहक को मत बयां न हो, बता दो चितित तुम्हारी नव सीमा। ये मालविका का गीत है। फिर यहाँ पे मालविका अलका का गीत है यहाँ पे कि हिमांद्र तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्र पुकारते। अमर्त्य वीरपुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो। प्रशस्त पूर्ण पंथ है, बढ़े चलो। ये पूछा भी गया है। तो सारे के सारे गीत इसमें के जो है वो इम्पोर्टेंट हैं। फिर यहाँ पे एक और चतुर्थ अंक का गीत है, सुवासिनी का है कि सखे वह प्रमेय रजनी, आँखों में स्वप्न बने। सखे वह प्रमेय रजनी, कोमल द्रुमदल निष्कंप रहे। ठिठका सा चंद खड़ा, माधव सोनों में गुथ रहा। तारों की किरण अने सहे वह प्रेममयी रजनी। ये सुवासिनी का गीत है। ठीक, अब हम लोग गीत को देख लिए। हमने महत्वपूर्ण पंक्तियाँ भी देख ली, महत्वपूर्ण गीत भी देख लिए। अब हम लोग महत्वपूर्ण गीत नहीं, जितने में गीत इस नाटक में है सभी गीत को मैंने रखा है। अब हम लोग चलेंगे कि किस आलोचक ने इस नाटक को क्या कहा है। तो देखो रामचंद्र शुक्ल, यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि चंद्रगुप्त में एक दूसरा बड़ा भारी दोष आ गया है। उसके भीतर इस सिकंदर के
भारत पहुंचने के कुछ पहले से लेकर सेल्यूकस की पराजय तक के 25 वर्ष की दीर्घकाल की घटनाएं लेकर कसी गई है, जो एक नाटक के भीतर नहीं आनी चाहिए। जो पात्र युवक के रूप में आरंभ में दिखाई पड़े, वे नाटक के अंत में भी उसी रूप में सामने आते हैं। यह दोस्तों इतिहास की ओर दृष्टि ले जाने पर दिखाई पड़ता है, अर्थात बाहरी है, पर घटनाओं की अत्यंत सघनता का दोष रचना से संबंध रखता है। पर इस नाटक में विन्यस्त वस्तु और पात्र इतिहास का ज्ञान रखने वालों के लिए इतने आकर्षक हैं कि उक्त दोषों की ओर ध्यान कुछ देर में जाता है। ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है, मतलब रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं चंद्रगुप्त नाटक के बारे में। ये हिंदी साहित्य के इतिहास से लिया गया है। अब देखो, बच्चन सिंह कहते हैं कि स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त में विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध देश की सुरक्षा और एकीकरण के प्रयासों का चित्रण किया गया है। चंद्रगुप्त में भिन्न भिन्न स्वतंत्र राज्यों में बटे हुए देश को एक तंत्र में बांध कर यवन आक्रमणकारियों से देश का मुक्त किया जाता है। सैनिक स्तर के अतिरिक्त यह शुद्ध सांस्कृतिक स्तर पर भी लड़ा जा रहा था। इस स्तर पर भी इस देश का विजय होती है। ये बच्चन सिंह का कथन है। कहाँ से लिया गया? आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास से लिया गया है। फिर यहाँ पे बच्चन सिंह का कथन है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक महाकाव्यात्मक नाटक है। इम्पोर्टेंट कौन है कि मतलब कि इन्होंने कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है एक महाकाव्यात्मक नाटक है। यहाँ महाकाव्यात्मक का अभिप्राय ब्रेस्ट का एपिक नाटक नहीं है। यहाँ पे महाकाव्यात्मक का जो अभिप्राय वो ब्रेस्ट का एपिक नाटक नहीं है। महाकाव्यात्मक का तात्पर्य है देशभक्ति और संस्कृत राग के बहुआयामी चित्रों का उरेहा जाना, लंबी कालावधि और चरित्रों जमघट होना। ये बच्चन सिंह का कथन है। इम्पोर्टेंट ये वाला है ना, इम्पोर्टेंट है। तो ये थे चंद्रगुप्त नाटक। देखो मैंने मतलब कि अंक भी बताया था, कितने दृश्य उसको भी बताया है, पात्र को भी बताया कौन कौन से पात्र हैं, महत्वपूर्ण पंक्तियाँ भी बताई हैं, महत्वपूर्ण गीत भी बताए, और कौन सा मतलब कि कौन से आलोचक इस नाटक के बारे में क्या कहा है उसको भी बताया है। ठीक, तो ये नाटक अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा और लाइक सब्सक्राइब करिएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग अगले नाटक में मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद।